कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले दोनों वीडियो आप लोगों ने देख लिया है, दोनों वीडियो को देखा है और उससे आपको जो फ़ायदा हुआ है आप लोगों ने उसका फीडबैक मुझे बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग को अच्छा लग रहा है और आपको उससे फ़ायदा भी हो रहा है, ये जान के खुशी होती है और यही हम लोग के लिए ऊर्जा का स्रोत है। चलिए, लास्ट वीडियो जो मैंने डाला था, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दे रहे हैं, वहाँ आप देख लीजिएगा, ठीक है। आपको लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया था और वहाँ बताया था कि अब आपका जो बचा हुआ चैप्टर हो ये चैप्टर है, सर्कल, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, कंस्ट्रक्शन और हाइट एंड डिस्टेंस। तो आप जिस सीरीज़ में जैसे लिखा हुआ है उसी तरह से आपको इसका बचा हुआ पार्ट हम पढ़ा देंगे आपको, ठीक है। चलिए, सर्कल देखिए, आप लोग थोड़े से परेशान हैं, आप लोग बार बार देख रहे हैं कि कौन सा आएगा क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा, तो तरह तरह के अलग अलग चैनल्स पर आप विजिट कर रहे हैं, है ना। और कुछ चैनल मैंने भी देखा, आज सुबह मैं चला रहा था यूट्यूब, तो मैंने भी देखा बहुत सारे चैनल वाले क्या किए कि 5-5 घंटे का मैराथन लगाए हैं, ठीक है। और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ऐसे दिए हुए हैं जिस क्वेश्चन का सिलेबस से कोई संबंध ही नहीं है और क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं आएगा। आपको पता है सर्कल चैप्टर में कितने नंबर का क्वेश्चन आना है? तो 6 नंबर का क्वेश्चन आना है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का और एक क्वेश्चन 4 नंबर का। 2 नंबर के क्वेश्चन में कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आएगा, एक छोटा सा कोई कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आएगा, और 4 नंबर वाले में या तो थ्योरम आएगा या तो एनसीईआरटी का डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आएगा। उसके बाद कुछ खास होना नहीं है। अब कई लोग क्या है, जैसे क्लाउड वाला एक क्वेश्चन है, कहता है कि उसका रिफ्लेक्शन नीचे बनता है वो क्वेश्चन, या बहुत सारे सर्कल्स में ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं। आर का एग्जांपल उठाकर देखिएगा, उसमें बनाया हुआ है, आरडी शर्मा क्वेश्चन है। उन क्वेश्चंस को भी यूट्यूबर्स बना रहे हैं, टीचर्स यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, और आपको लग रहा होगा यार ये टीचर पढ़ा रहा है तो उसका अच्छा व्यूज भी जा रहा है वो लोग का, चूँकि बड़े चैनल्स वाले वो लोग हैं। हम लोग को कहना भी थोड़ा सा वो है, क्योंकि अभी मेरा चैनल उस तरह का ग्रो नहीं कर रहा है तो लोग विश्वास भी नहीं करते होंगे मेरी बातों पे संभवतः, लेकिन वो क्वेश्चंस कभी एग्जाम में आएंगे नहीं, ये गारंटी है। और ये आपको फील होगा जब आप एग्जाम दे के निकलेंगे ना, तो आपको ये बात फील होगा कि हम क्या बोल रहे हैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन सर्कल का बहुत इजी आएगा। 2 नंबर वाले में एक छोटा सा कैलकुलेशन का क्वेश्चन, और 4 नंबर वाले में या तो थ्योरम का प्रूफ, 2-3 थ्योरम है जो अभी जस्ट आपको पढ़ाएंगे, उसका प्रूफ, या तो एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन, यही आना है ना। तो चलिए देखते हैं क्या क्या आना है और क्या क्या आपको पढ़ना है। थ्योरम में जो आपको पढ़ना है, एक्चुअली सर्कल में 2 ही थ्योरम होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो होता है, जो कहता है प्रूफ डेट, वो सब क्वेश्चन के फॉर्म में होता है, अब उसमें प्रूफ करते हैं, अलग बात है ना। तो पहला जो थ्योरम है वो देखिए क्या आपको, सर्कल का कौन सा थ्योरम आपको पढ़ना है। जस्ट अ मिनट, चलिए, वो थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम था इसलिए कट गया, कोई नहीं। तो आपको जो थ्योरम पढ़ना है वो पहला थ्योरम आपका ये है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये आ सकता है 4 नंबर में, ठीक है। अब चूंकि थ्योरी नहीं पढ़ाए हैं आपको हम, इसमें थ्योरी सारा पढ़ा पाना पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं। टेंजेंट आप जानते हैं, एक ऐसा लाइन जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करता है, उसको क्या बोलते हैं जी? हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि कोई टेंजेंट जो सर्कल के किसी पॉइंट पे हो, उस पॉइंट से जो रेडियस पास करती है, अब ये लाइन जो सर्कल किसी पॉइंट को सेंटर से मिलाती है उसको रेडियस बोलते हैं, वो दोनों के बीच में कितना डिग्री होता है जी? 90 डिग्री। यानी टेंजेंट जो होता है इस रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है। ये आपको प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। चलिए देखिएगा, सबसे पहले आपको पता है थ्योरम में आपको चाहिए गिवन। गिवन के बाद आप लिखते हैं टू प्रूव। कंस्ट्रक्शन की जो जरूरत पड़े तो कंस्ट्रक्शन करिए और फिर कर लीजिए प्रूव। आपको अभी मिला क्या? कह रहा है एक सर्कल मिला है आपको, इसके किसी एक पॉइंट पे कोई टेंजेंट है, मान लीजिए कि एक टेंजेंट है ए बी जो पॉइंट पी पे है, और सर्कल का सेंटर सपोज कर लीजिए कि ओ है। इतना ही आपको गिवन मिला है, तो लिखेंगे और सर्कल सी ओ आर। सर्कल सी ओ आर लिखने का मतलब सर्कल का सेंटर जो है ओ है और रेडियस क्या है जी? आर है। इन विच
AB is a tangent at point P of सर्कल, ठीक है। और ये रेडियस तो आपको पहले से ही पता है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें? AB इज परपेंडिकुलर टू OP, ये प्रूव करना है आपको, या OP परपेंडिकुलर AB एक ही बात है। कंस्ट्रक्शन देखिए, कंस्ट्रक्शन में आप क्या करेंगे, एक कोई पॉइंट ले लेंगे इस टेंजेंट पे Q और इसको मिलाएंगे। अब ध्यान से देखिए, टेंजेंट एक ऐसी लाइन जो सर्कल को किसी एक ही पॉइंट पर टच करती है, और जब एक पॉइंट पर टच कर रही है पॉइंट पर जो टेंजेंट, तो उसके बाहर ही कोई पॉइंट ले सकते हैं ना आप इस टेंजेंट पे। जैसे ही कोई पॉइंट लेंगे तो जाहिर सी बात तो सर्कल पे तो नहीं होगा, वो जब जैसे ही होगा सर्कल के बाहर होगा, और जब सर्कल के बाहर होगा उसको आप सेंटर से मिलाएंगे तो जाहिर सी बात है सर्कल को कहीं पर टच करता हुआ लाइन जाएगा। मान लीजिए कि कहाँ पर टच कर रहा है जी, R पर, यानी लिखते हैं टेक अ पॉइंट Q ऑन AB, फिर लिखते हैं ज्वाइन OQ इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट R। हमने ज्वाइन किया, सर्कल कहाँ पर टच कर रहा है वो, R पर। फिर देखिए प्रूफ, देखिए OP सर्कल का रेडियस है तो OR भी एक रेडियस है। अब इस OR से बाहर पॉइंट Q है, जब मिलाए हैं तो OQ जो होगा वो कभी भी इस OR से क्या होगा जी, बड़ा होगा। यानी यहाँ डायरेक्ट हम लिख सकते हैं वी हैव OQ इज ग्रेटर देन OR, बट लेकिन OP और OR दोनों आपस में बराबर हैं, कारण है कि दोनों रेडियस है, और जब दोनों बराबर हो गया देयरफॉर आप लिख सकते हैं OP इज ग्रेटर देन OQ, यानी यह रेडियस जो है OP इज ग्रेटर देन हो गया है, OP इज लेस देन OQ। OP जो है वो छोटा है किससे जी, OQ से। अब देखिए आप इस टेंजेंट पे कहीं भी कोई एक पॉइंट लीजिए, हर पॉइंट को जब मिलाएंगे सेंटर से, उस सेंटर से मिलाने पर जो लाइन बनेगी उस लाइन से ये OP हमेशा छोटा होगा। कारण है कि वो जो भी पॉइंट होगा टेंजेंट पे, उस टेंजेंट को जब के पॉइंट से जब मिलाएंगे सेंटर से, तो जो लाइन होगी इस OP से बड़ी होगी, क्योंकि इस सर्कल के बाहर का ही पॉइंट होगा। यानी आप कह सकते हैं therefore या दिस implies OP is shorter than any line segment, यहाँ लिख देते हैं joining O to any point on AB। यानी जब किसी भी पॉइंट से आप मिलाएंगे, AB पर किसी भी पॉइंट से सेंटर से मिलाएंगे तो जो डिस्टेंस बनेगा वो डिस्टेंस से OP हमेशा छोटा होगा। और देखिए किसी पॉइंट और किसी लाइन के बीच इन्फिनाइट डिस्टेंस आप बना सकते हैं, इस तरह के डिस्टेंसेस बना सकते हैं आप, लेकिन डिस्टेंस का एक्चुअल मतलब आप जब पढ़े होंगे, साइंस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। डिस्टेंस हम लोग पूछते हैं कि यहाँ से कोई चीज़ कितना दूर पे है, तो उसका एक्चुअल डिस्टेंस का मतलब देखिए, कहीं जाने का डिस्टेंस काफ़ी हो सकता है, अलग अलग रास्ते से आप जा सकते हैं, कोई कम दूरी का हो, कोई ज़्यादा दूरी का हो। लेकिन अगर आपको डिस्टेंस पूछा जाता है उसके बीच कितना डिस्टेंस है, तो मतलब समझिए कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो उस कंडीशन में देखिए इस पॉइंट से इस लाइन का कितना डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के लिए तो कोई भी लाइन मिला दीजिए, हर डिस्टेंस है। लेकिन हम एक्चुअली डिस्टेंस का मतलब यही जानते हैं कि सबसे कम डिस्टेंस, और सबसे कम डिस्टेंस को डिस्टेंस नहीं हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यानी किसी पॉइंट और किसी लाइन के बीच का डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए इस पॉइंट से इस AB पर कोई भी पॉइंट को जब मिलाते हैं तो जो डिस्टेंस बन रहा है उसमें सबसे छोटा डिस्टेंस OP हो रहा है। यानी कह सकते हैं दिस इंप्लाइज OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन O एंड AB और O के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं। हेंस OP इज परपेंडिकुलर टू AB। प्रूव्ड हो गया। ये थ्योरम आपके एग्जाम में आ सकता है। इसको लिखिए फिर आगे पढ़ते हैं। देखिएगा बाबू इस थ्योरम को
और इस थ्योरम का जो गारंटी है ना बाबू, ये 100% है कि ये आएगा ही आएगा, या तो 2 नंबर में आएगा या तो 4 नंबर में आएगा, लेकिन आएगा जरूर। तो देख लीजिए, और थ्योरम काफ़ी छोटा है और इस थ्योरम से कई सारे क्वेश्चन, या यूँ कह दें कि सर्कल का हर क्वेश्चन बनता है तो उसमें इस थ्योरम का एक बार इस्तेमाल जरूर होता है। कह रहा है कि द लेंथ ऑफ प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। जब किसी सर्कल के किसी बाहरी पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट डालते हैं, और जब सर्कल के बाहरी पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट डालते हैं तो टेंजेंट की जो नंबर्स होती है वो 2 होती है। किसी भी बाहरी पॉइंट से सर्कल पर 2 टेंजेंट डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक सर्कल है, उस पर ये 2 टेंजेंट डाल दिए। सर्कल का सेंटर मान लीजिए O, बाहरी पॉइंट P, और जो टेंजेंट डाले हैं PQ और PR है। ठीक है, तो गिवन देखिए, हमको बस यही पता है कि सर्कल का बाहरी एक पॉइंट P है, इसे सर्कल पे 2 टेंजेंट डाले गए PQ और PR। गिवन में लिखेंगे सर्कल COR इन विच PQ and PR are 2 tangents drawn from an external point P to the circle। बाहरी पॉइंट P से सर्कल पे डाला गया टेंजेंट है। टू प्रूफ, हमें क्या प्रूफ करना है? तो प्रूफ करना है कि इन दोनों का लेंथ इक्वल होगा, यानी PQ बराबर किसके होगा जी? PR के। और एक कंस्ट्रक्शन है छोटा सा, याद रखिए, किसी थ्योरम में कंस्ट्रक्शन क्या सकता पड़ती है, किसी में नहीं पड़ती। तो जिसमें पड़ती है उसमें करते हैं, जिसमें नहीं पड़ती उसको छोड़ देते हैं। इसमें कंस्ट्रक्शन ये है कि O से Q को, O से R को और O से P को मिला देना है, यानी ज्वाइन OQ OR एंड OP। और तब देखिएगा प्रूफ। अभी जस्ट आपको एक थ्योरम बताया कि जब किसी सर्कल के किसी पॉइंट से टेंजेंट डालते हैं तो उस पॉइंट पे टेंजेंट जब डालेंगे तो उस टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है 90 डिग्री बनता है। तो देखिए इस फिगर के अनुसार यहाँ 90 डिग्री और यहाँ पे क्या हो गया जी 90 डिग्री। हमें लाना है PQ इक्वल टू PR। आप याद करिए क्लास 9 से पढ़े थे आप चैप्टर, एक ट्रायंगल, और ट्रायंगल में 2 ट्रायंगल की किसी 2 पार्ट को इक्वल करना होता था ना, तो हम प्रयास करते थे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दें। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाई CPCT पार्ट बराबर। तो यहाँ भी वही काम करेंगे, ये PQ और PR 2 अलग अलग ट्रायंगल्स के पार्ट हैं, प्रयास करेंगे ये कॉन्ग्रुएंट हो जाए। और कॉन्ग्रुएंट करने के लिए देखिए क्या करेंगे आप, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, और जैसे ही किसी ट्रायंगल में 90 डिग्री दिखता है ना, आपके दिमाग में एक बात आती है कि RHS लगेगा। तो इसमें RHS लगाने का प्रयास करिए। देखिए राइट एंगल के बराबर एक पार्ट, हाइपोटेनस दोनों में कॉमन है, और एक साइड दोनों में इक्वल है क्योंकि दोनों रेडियस है। ट्रायंगल RHS से कॉन्ग्रुएंट हो गया, बाई CPCT पार्ट बराबर, प्रूफ हो गया, बात खत्म। काफ़ी आसान थ्योरम है। मतलब करेंगे क्या, पहले 90 डिग्री जो आया उसको दिखाएंगे, यानी लिखेंगे वी नो डैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल। ये लैंग्वेज बिल्कुल याद करिए, कई सारे क्वेश्चन में इस्तेमाल करना होता है इसका। पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। देयरफॉर यहाँ ध्यान से देखें तो OQ जो है परपेंडिकुलर है PQ पे, यहाँ से एंगल OQP इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। एंड दूसरा OR परपेंडिकुलर है PR पे, इससे एंगल ORP हो जाएगा 90 डिग्री। और जब ऐसा हुआ तो दोनों ट्रायंगल को देखते हैं। इन राइट ट्रायंगल OQP एंड ट्रायंगल ORP, देखिए एंगल OQP इज इक्वल टू एंगल ORP, इच 90 एक पार्ट, OP इज इक्वल टू OP, ये हो गया कॉमन दूसरा पार्ट, एंड OQ इज इक्वल टू OR, रेडियाई है तीसरा पार्ट। देयरफॉर ट्रायंगल OQP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ORP बाई RHS। और जब ये कॉन्ग्रुएंट हुआ तो लिख सकते हैं हैंस PQ इज इक्वल टू PR बाई CPCT, और ये हो गया आपका प्रूफ्ड, कोई समस्या नहीं। देखिए ये काफ़ी आसान थ्योरम है, इसको आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं, रिवीजन कर लीजिए, है ना।
काफ़ी आसान है, ये एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद बताते हैं आपको एक अगला थ्योरम। देखिएगा बाबू, एक थ्योरम है ये, इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट देन दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर एंड दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू दैट पॉइंट। कह रहा है कि जब किसी बाहरी पॉइंट से दो टेंजेंट डालते हैं तो उन टेंजेंट्स के चलते जो सेंटर पे एंगल बनता है, देखिए ये फिगर देखिए, इस टेंजेंट के चलते सेंटर पे ये वाला एंगल बन रहा है, इसके चलते ये वाला एंगल बन रहा है, ये दोनों आपस में इक्वल होता है। फिर कहता है दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू दैट पॉइंट। इस बाहरी पॉइंट से सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है इस पे दे आर इक्वली इंक्लाइंड, दैट मीन्स ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। अब आप सोच रहे होंगे सर इसका तो आप प्रूफ सामने नहीं कराए, तो करा लिख के पहले चलाए थे क्या, सर को याद नहीं था क्या? भाई साहब ऐसा है कि जो पिछला थ्योरम बताए थे ना उसका प्रूफ ही छोड़ दिए वैसे ही, और इसको प्रूफ करने के लिए ऐसे ही प्रूफ करते हैं, सेम टू सेम जो पिछला प्रूफ किया था वैसे ही प्रूफ करते हैं, बस पता है क्या अंतर हो जाता है। यहाँ जो कंस्ट्रक्शन किए हैं ये इसकी आवश्यकता आपको नहीं है, इसको हटा दीजिए, ये नहीं चाहिए मुझे। ये जो है वो रहेगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। ये जो ज्वाइन किए हैं ना ओपी, वो ओपी की आवश्यकता आप मतलब ये जो बोल्ड लाइन में पहले से होना चाहिए, मतलब ये समझिए कि ये ज्वाइन किया हुआ ही आपको मिला है। अब टू प्रूफ में जब ज्वाइन किया हुआ मिला है तो आपको प्रूफ करना है एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल पी ओ आर एक पार्ट, एंड एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ पी आर दो, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये आपको प्रूफ करना है। और प्रूफ में यही लिखेंगे, ऐसे ही लिखते 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 यहाँ तक पहुँचेंगे, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट तो करना ही करना है। और पता है प्रूफ करने के लिए लास्ट में जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, जो हेंस का लिखते हैं, आपको पता है जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो बाई सिपिसिटी पार्ट्स बराबर होते हैं ना, तो ध्यान से देखिए ना, इस एंगल का ये करस्पॉन्डिंग पार्ट, इसका ये करस्पॉन्डिंग पार्ट, तो यहाँ हैंस में बस आप लिख देंगे डायरेक्ट जो यहाँ प्रूफ में लिखना है, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल पी ओ आर बाई सी पी सी टी एंड एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ पी आर बाई सी पी सी टी। बात खत्म, प्रूफ हो गया एक थ्योरम। यानी जो आप पिछले थ्योरम में प्रूफ किए थे उसी को करना, बस यही बदलाव करना है, ये एक थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। ये थ्योरम आ सकता है, गारंटी तो नहीं कह सकते इस क्वेश्चन का, इस थ्योरम का, लेकिन चूंकि प्रूफ में 2 नंबर में भी प्रूफ में क्वेश्चन आ रहा है, कैलकुलेशन वाला भी आ रहा है, लेकिन कभी कभी छोटा सा थ्योरम प्रूफ करने के लिए भी दे रहा है उसमें, है ना, तो हो सकता है कि आ जाए, कोई गारंटी नहीं है, तो इसको भी देख लीजिए, एक ये भी थ्योरम है। फिर बताते हैं अगला क्वेश्चन, इसको लिखना है तब लिख सकते हैं। देखिएगा वो इस थ्योरम को, ये थ्योरम भी अच्छा थ्योरम है एक्चुअली। ये आरएस कल पढ़ेंगे तो थ्योरम में, एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो क्वेश्चन के फॉर्म में, है ना, कहीं से भी पढ़िए, बात एक ही है, थ्योरम में यही है। और ये थ्योरम के लीजिए या क्वेश्चन के लिए जो है इस तरह से आता है, ये है ना, इसी फॉर्म में आता है, ऐसे ही पूछा जाता है। और क्या कह रहा है वो समझिए, कह रहा है कि अगर कोई सर्कल है और इसके किसी बाहरी पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट डाल देते हैं, कहीं कोई बाहरी पॉइंट से टेंजेंट डालते हैं सर्कल पे, तो उस कंडीशन में सेंटर मान लीजिए वो है पॉइंट पी है, क्यू और आर पे टेंजेंट डाला गया है, तो कहता है कि इन दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल और इनके चलते सेंटर से बनने वाला जो ये 2 रेडियस है उसके बीच का एंगल, इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी दोनों का सम कितना होता है जी, 180 डिग्री होता है। यही आपको प्रूव करके दिखाना है। तो गिवन में क्या लिखेंगे आप, सिंपल सा वही गिवन जो सब में लिखते हैं, अ सर्कल COR इन विच या सच डैट कुछ लिखते हैं, सच डैट PQ एंड PR आर 2 tangents drawn from an external point P to the सर्कल, किसी बाहरी पॉइंट P से सर्कल पर डाला गया है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, एंगल QPR प्लस एंगल QOR, इसका वैल्यू कितना होगा जी, सप्लीमेंट्री होगा, यानी 180 डिग्री होगा। इसमें कहीं कोई कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता नहीं है। प्रूफ देखिए, आपको स्पष्ट पता है कि यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, तो आप जानते हैं वही थ्योरम लिखेंगे, वी नो डैट टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द
रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, therefore PQ is perpendicular to OQ. This implies angle PQO is equal to 90 डिग्री। एंड फिर देखिए PR परपेंडिकुलर है OR पे, दिस इंप्लाइज एंगल PRO बराबर हो गया 90 डिग्री। नाउ आपको पता है किसी क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल को जोड़ते हैं तो 360 डिग्री आता है। तो उस कंडीशन में एंगल QPR प्लस एंगल PRO प्लस एंगल QOR प्लस एंगल PQO इज इक्वल टू होगा 360 डिग्री। अब देखिए QPR तो नहीं पता, एंगल QPR नहीं जानते हैं हम कितना है, एंगल PRO का वैल्यू पता है 90 डिग्री, एंगल QOR भी नहीं पता लेकिन ये पता है 90 डिग्री इक्वल टू 360। ये दोनों प्लस में हो जाएगा, घट जाएगा तो 180 हो जाएगा 360 में से माइनस। तो हैंस देखिए बचा क्या, एंगल QPR प्लस एंगल QOR, इसका वैल्यू हो गया 180 डिग्री। यही तो प्रूव करना था। काफ़ी आसान थ्योरम है, आता है तो इसको रिवीजन कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं आपको अगला क्वेश्चन। इस थ्योरम को देखिएगा, कह रहा है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। जब किसी सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट से कोई टेंजेंट डालेंगे तो दोनों पैरेलल होंगे दिखाना है। ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है 10.2 से क्वेश्चन नंबर 4 है और ये आरएस वाले एग्जाम्पल में क्वेश्चन है और इसकी भी संभावना है कि आ सकता है। इसको देख लीजिए, फिगर इस तरह से कुछ बनेगा। जैसे मान लीजिए एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, एक कोई डायमीटर बना लीजिए, मानिए AB, इससे दो टेंजेंट्स डाले गए, एक PQ और एक मान लीजिए कि RS। हमें दिखाना है कि PQ जो है ना वो RS के पैरेलल है। तो देखिए उस कंडीशन में क्या होगा, इसका प्रूफ नहीं कराने वाले हैं, बस समझा देते हैं। काफ़ी आसान थ्योरम है, आप बस लिख लीजिएगा गिवन में, और सर्कल COR इन विच AB इज अ डायमीटर एंड PQ एंड RS आर टू टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट A एंड B। अब देखिए आपको पता है कि कोई टेंजेंट किसी रेडियस पे 90 डिग्री बनाता है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उस कंडीशन में ये 90 हो गया तो आप ये भी 90 लिखेंगे, दोनों 90 है। सेम बात यहीं भी हो गया। अब आपको दिखाना है ये दोनों लाइन पैरेलल है। आप 9th क्लास में थ्योरम पढ़ के आए हैं कि कॉन्सिक्यूटिव के सम 180 हो जाए तो लाइन्स पैरेलल हो जाती हैं। तो आप दिखा दीजिएगा 90 तो पिछले क्वेश्चन में लाए थे ना, तो उसके बाद आप कर दीजिएगा इस दोनों का सम 180। अदरवाइज आप ये 90 है तो ये भी 90 है, दोनों अल्टरनेट एंगल है तो बराबर हो गया। तो आप दिखा सकते हैं एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल SBA इज इक्वल टू 90 डिग्री, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सो PQ इज पैरेलल टू RS। बात खत्म। काफ़ी आसान थ्योरम है, तो इसको आप कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन का बाबू, कह रहा है कि एक बाहरी पॉइंट P से दो टेंजेंट डाला गया, एक PA और PB। ये 2R दिया है और रेडियस दे दिया है R, OP का वैल्यू दिया है 2R। तो कह रहा है बताइएगा, पहले एंगल AP भी निकालना है जी। तो एंगल AP भी कितना है पहले ये पता करना है, और फिर पूछा है कि ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है ये बताइए। तो एंगल AP भी फाइंड करने के लिए पहले आपको प्रयास करना होगा कि आप किसी भी तरीके से किसी एक इसके एंगल को निकालिए। तो फिर आपको पता है दोनों बराबर होता है, तो दोनों को या तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे या दोनों को जोड़ देंगे, दो इक्वल करके, तो भी हो जाएगा एक ही बात। अब या तो इसको निकालिए या तो इसको निकालिए। अब ये निकालना पॉसिबल नहीं क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। अब यहाँ कितना होगा, फिर पॉसिबिलिटी नहीं है, समस्या है आपको। तो क्या कर सकते हैं आप, तो देखिएगा आप ये जरूर जानते हैं कि ये पूरा एंगल कितना डिग्री होगा जी, 90 डिग्री। वी नो डैट tangent is perpendicular to the radius through। थ्योरम वाला जितना क्वेश्चन था कंप्लीट हो गया। अब इसमें सिर्फ कैलकुलेशन का क्वेश्चन ही अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि टेंजेंट जो होता है परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देयरफॉर देखिए PA इज OA is perpendicular to PA, therefore या दिस implies एंगल OAP का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री। और जब OAP 90 डिग्री हुआ ना तो देखिए इन राइट ट्रायंगल OAP
देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में अगर साइड पता हो तो एंगल आप निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल करके। तो देखिए ये एंगल हम अगर निकालने का प्रयास करें तो इस एंगल को मेन एंगल हम मानते हैं, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर है और 90 के सामने ये हाइपोटेनस है, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में किसका रेशियो होता है जी, तो आपको याद होगा साइन का रेशियो होता है। तो अगर हम लिखना चाहें साइन एंगल OPA बराबर कितना होगा, तो साइन एंगल OPA लगाइएगा तो वहाँ पे देखिए P/H होता है तो हो जाएगा R/2R। तो साइन एंगल OPA बराबर 1/2, और ध्यान से आप देखेंगे तो 1/2 साइन में कितना का वैल्यू होता है जी, साइन एंगल OPA इज इक्वल टू साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। साइन साइन कंपेयर हो गया, दिस इंप्लाइज एंगल OPA इज इक्वल टू हो गया 30 डिग्री, और जब एंगल OPA 30 डिग्री तो APB निकालने के लिए आपको पता है इसका दोगुना होता है, देयरफॉर एंगल APB का वैल्यू हो गया 2 × 30 डिग्री यानी कितना हो गया 60 डिग्री। अब देखिए ये टोटल एंगल 60 डिग्री, और आपको पता है कि PA इक्वल टू PB होता है, बाहरी पॉइंट से डाले गए टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है। नाउ PA इज इक्वल टू PB लिख सकते हैं टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, बस इतना ही लिख देंगे तो काम चल जाएगा। बाहरी पॉइंट से डाला गया टेंजेंट है तो लेंथ उसका इक्वल होगा, ये एग्जामिनर को ही पता है। और PA इक्वल टू PB हो गया, उस कंडीशन में एंगल PAB इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल PBA के। नाउ किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180, यानी ये 60 डिग्री प्लस एंगल PBA और प्लस एंगल PAB सब जब जोड़ेंगे आप तो सबका वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री। ये दोनों आपस में बराबर हैं तो बदल दीजिए किसी एक के बदले में दूसरे को, और 60 को उधर लेके जाइएगा तो देख लीजिए 2 एंगल मान लीजिए हम लिखना चाहते हैं PAB ही, तो इसकल टू हो जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 120 और काट दीजिएगा तो एंगल PAB हो गया 60 डिग्री। देयरफॉर एंगल PAB बराबर हो गया एंगल PBA के और बराबर हो गया एंगल APB के, ये सब का सब हो गया 60 डिग्री। और जब किसी ट्रायंगल के सारे एंगल 60 डिग्री हो जाते हैं तो ट्रायंगल बनता है कौन सा ट्रायंगल जी, हैंस ट्रायंगल APB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, हो गया आंसर। यानी इसमें ये जो ट्रायंगल APB बन रहा है इक्विलेटरल बन रहा है, और एंगल APB का वैल्यू जो बन रहा है कितना डिग्री बन रहा है 60 डिग्री। ये अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन के लिए 2 नंबर में आ सकता है, तो इसको लिख लीजिए। फिर आगे बताते हैं, देखिएगा इस थ्योरम को एक्चुअली हमको बताना था इस पे का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है इसमें का 2 नंबर में पूछा जा सकता है। जैसे ये दे दिया मान लीजिए 5, ये 4, ये 7 पूछेगा, ये BC बता दीजिए। इन चारों में से कोई 3 साइड देगा, चौथा पूछेगा, तो बताना उसको था। लेकिन अब हमको लगा कि अगर इस थ्योरम का इस्तेमाल करके इसको बता देते हैं तो पता नहीं आपको ये थ्योरम पता है या नहीं पता है, इसलिए इसको पहले बताना पड़ा हमको, ठीक है। एक्चुअली थ्योरम वाला ये आएगा ना आएगा इसमें कोई खास वो नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है कैलकुलेशन के लिए, इसलिए पहले हमको थ्योरम ही बताना पड़ा। तो थ्योरम भी देख लीजिए, अगर ये आता है तो फिर सोने पे सुहागा है ना, नहीं तो फिर देख लीजिए क्वेश्चन बना लेंगे हम लोग। तो देखिएगा इसका गिवन क्या लिखेंगे, तो गिवन तो सिंपल सी बात है, कह रहा है कि अगर किसी बाहरी सर्कल के बाहर कोई कोलेट्रल है, यानी कोई कोलेट्रल सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा हो, तो उस कंडीशन में आपको ये प्रूव करना है। तो सिंपल से लिखेंगे कोलेट्रल ABCD इज circumscribing a circle and touches the circle at P, Q, R and S। P, Q, R, S पे टच कर रहा है। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हमें, सिंपल सा लिखा है AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। यानी करना क्या है कि क्वालिट्रल के अपोजिट साइड का सम जो होता है वो आपस में इक्वल होता है, बस यही तो दिखाना है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। और प्रूफ देखिए, हम अभी जस्ट थ्योरम पढ़े हैं कि जब किसी सर्कल के किसी बाहरी पॉइंट से टेंजेंट डालते हैं तो टेंजेंट का लेंथ आपस में क्या होता है जी, इक्वल होता है। वी नो डैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द circle
आर इक्वल, हम जानते हैं कि जब किसी बाहरी पॉइंट से टेंजेंट डालते हैं तो उसका लेंथ क्या होता है जी, आपस में इक्वल होता है। देयरफॉर ए से देखिए दो टेंजेंट डाला गया, एक एपी और एक एस, एपी और एस, तो एपी इजिकल टू किसके हो गया जी, एस के, बीपी इजिकल टू बी क्यू, फिर देखिए सी क्यू इजिकल टू सी आर और डी आर इजिकल टू डी एस, ये हो गया है ना। अब एक काम कर लीजिए, जो प्रूव करना है उसका LHS लिख लीजिए, यानी LHS लिख के ऐसे नहीं, ऐसे ही लिखिए ए बी प्लस सी डी, ये नहीं लिखिए कि LHS इजिकल टू ए बी प्लस सी डी। और ए बी कितने पार्टों में बटा है, सी डी कितने पार्टों में बटा है, उसको बांट लीजिए। ए बी बटा है ए पी प्लस बी पी, सी डी बटा है सी आर प्लस डी आर, 4 पार्ट हो गया ना बाबू। अब इन चारों पार्टों को क्या करिए ना कि इन चारों पार्टों से बदल दीजिए, अपने आप प्रूफ आ जाएगा। तो AP के बदले में आप क्या लिख सकते हैं, AS, तो लिख लीजिए AS। BP के बदले में आप क्या लिख सकते हैं, BQ, तो लिख लीजिए BQ। CR के बदले में आप क्या लिख सकते हैं जी, CQ, तो लिख लीजिए CQ। और DR के बदले में क्या लिख सकते हैं, तो DS, तो लिख लीजिए DS। अब फिगर के अनुसार देखिए AS में क्या ऐड होगा, AS में क्या ऐड होगा कि AD बनेगा, हमको AD चाहिए, AD। तो AS में देख लीजिए क्या ऐड होगा, DS, तो AS यहाँ है, DS यहाँ है, AS DS ऐड हो गया तो AD बन गया, प्लस BQ और CQ फिगर के अनुसार देखिए BQ और CQ ऐड हुआ तो क्या बन गया जी, BC। प्रूफ तो हो गया, हैंस AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। काफ़ी आसान प्रूफ है, प्रूफ। अब इसी में क्वेश्चन एक आता है, कहता है कि एक कोलेटरल, इफ अ कोलेटरल ABCD सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल इन विच, अब मान लीजिए वैल्यू दे दे AB इजकल टू 7 सेंटीमीटर, AD इजकल टू 5 सेंटीमीटर, CD इजकल टू 6 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ BC, पूछे कि BC कितना है। तो सिंपल सी बात है, ये थ्योरम याद कर लीजिए। अब वहाँ लिखिएगा वी नो डैट if a collateral ABCD is circumscribing circle then AB plus CD is equal to AD plus BC। 4 चीज़ें हैं, इन चारों में 3 का वैल्यू कोई दिया रहेगा, पुट कर देंगे, चौथा अपने आप निकल जाएगा। 2 नंबर का छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है इस पर, उसी को समझाने के लिए ये थ्योरम आपको बताना पड़ा। ये NCERT का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, काफ़ी आसान है, लिखना हो तो लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको, देखिएगा बाबू। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, एक फिगर मिला है आपको, एक सर्कल है जो इंस्क्राइब्ड एक रेक्टेंगल के अंदर में, और एक सर्कल जो है उसका जो ट्रायंगल जो है उसका जो साइड है वो D, E और F पे काटता है। AB का वैल्यू दिया है 12 सेंटीमीटर, BC का वैल्यू दिया है 8 सेंटीमीटर और AC का वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है ना कि AD निकाल दीजिए, B निकाल दीजिए और CF निकाल दीजिए, तो क्या करेंगे देखिएगा। आपको पता है कि जब किसी बाहरी पॉइंट से टेंजेंट डालते हैं तो उसका लेंथ इक्वल होता है, वी नो डैट। अच्छा, पहले वी है जो लिखना है उसका वैल्यू लिख लीजिए, जो जो मिला है। AB मिला है 12 सेंटीमीटर, BC मिला है 8 सेंटीमीटर, AC मिला है 10 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे वी नो डैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, ये लैंग्वेज आपको याद हो जाना चाहिए, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। देयरफॉर ए से 2 टेंजेंट डाले गए, देखिए फिगर में AD इज इक्वल टू AF, B से 2 टेंजेंट डाले गए, B इज इक्वल टू BD, और C से 2 डाले गए, C इज इक्वल टू CF। ये दोनों सब आपस में क्या है, बराबर। और एक काम करिए, जब ये दोनों बराबर है तो इसके बदले में मान लीजिए X से Y से Z से। देयरफॉर देखिए ये X तो ये भी X, ये Y तो ये भी Y, ये Z तो ये भी Z। अब फिगर के अनुसार देखिएगा, X प्लस Y जोड़ेंगे तो 12 इक्वेशन 1, Y प्लस Z जोड़ेंगे तो 8 इक्वेशन 2, और x प्लस z जोड़ेंगे तो इक्वेशन 10 इक्वेशन 3। अब तीनों में किसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ऐसे नॉर्मली सॉल्व नहीं होगा, तो एक काम कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी गेट, सबको ऐड करते हैं। तो देखिए ऐड करेंगे तो LHS में LHS, RHS में RHS ऐड हो जाएगा, तो x 2x
2y 2z सब में 2 कॉमन है तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ये हो गया 30, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू हो गया 15, इक्वेशन मान लीजिए 4। अब देख लीजिए आप 10th क्लास के बच्चे, इतना तो आपको समझ में आता ही है कि x और y इक्वेशन 1 को माइनस कर दीजिए, इसमें से x y कट जाएगा, z का वैल्यू निकल जाएगा, z इसमें पुट कर दीजिए, y निकल गया, z इसमें पुट कर दीजिए, x निकल गया, x y z निकल गया। जब x y z निकल गया तो जो निकालना है निकल गया। काफ़ी आसान क्वेश्चन है जी, इसको सॉल्व कर लीजिएगा इसके आगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बाबू इस क्वेश्चन को कह रहा है कि अगर कोई सर्कल इंस्क्राइब है किस ट्रायंगल के अंदर में तो आपको ये प्रूव करके दिखाना है। तो गिवन तो आप समझ सकते हैं, सर्कल विच इज इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल ABC एंड टचेज अ सर्कल एट ए पी क्यू एंड आर। तो गिवन लिख लीजिएगा। टू प्रूव आपको दिख रहा है, टू प्रूव आप लिख लीजिएगा, यही लिखना है। कंस्ट्रक्शन है नहीं और प्रूफ देख लीजिए। प्रूफ में देखिए हम जानते हैं कि बाहरी पॉइंट से जब टेंजेंट डालते हैं तो उसका लेंथ क्या होता है जी, इक्वल होता है। मतलब वी नो डैट। और इसके आगे का थ्योरम जो पूरा है वो लिख लीजिएगा, बहुत सारा बार बताए हैं आपको। उस कंडीशन में देखिए ए आर का वैल्यू किसके बराबर है, ए से कौन से दो टेंजेंट डालेगा, एक ए आर और एक क्यू, इक्वेशन 1। फिर देखिए बी पी किसके बराबर, बी आर के, ये होगा इक्वेशन 2। एंड तीसरा जो है सी से देखिए तो सी क्यू किसके बराबर, सी पी के बराबर। इक्वेशन क्या हो गया जी, 3। इक्वेशन 1, 2 और 3 को जोड़ दीजिए। एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट, ऐड करेंगे तो देखिए एलएचएस में एलएचएस ऐड हो जाएगा, आरएचएस में आरएचएस ऐड हो जाएगा। तो ए आर प्लस बी पी और प्लस सी क्यू इज इक्वल टू ए क्यू प्लस बी आर प्लस सी पी, ए क्यू प्लस बी आर प्लस सी पी। इसको मान लीजिए इक्वेशन 4। और देखिए ध्यान से ये वाला पार्ट आ गया। अब हम प्रयास करें या तो इसके बराबर ये आ जाए या इसके बराबर ये आ जाए तो सब आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो एक काम करिए, नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालिए। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, किसी ट्रायंगल का पेरीमीटर का मतलब होता है उसके सभी साइड का सम। और उसके सभी साइड्स में देख लीजिए ये साइड जो अलग अलग पार्टों में बटा हुआ है, तो आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं, सारे पार्ट्स को एक साथ ऐड कर दीजिए। मतलब ए बी लिखिएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, फिर आपको तोड़ना ही पड़ेगा तो हम एक ही बार लिख देते हैं, ए आर प्लस बी आर प्लस बी पी प्लस सी पी प्लस ए क्यू प्लस सी क्यू। और अब देखिए आप ना ये जो दो पार्ट इक्वल किए हैं इसको एक साथ करिए थोड़ा सा। ए आर बी पी सी क्यू एक जगह करिए, ए आर प्लस बी पी प्लस सी क्यू। जब एक जगह हुआ तो फिर एक तरफ बचेगा ए क्यू प्लस बी आर प्लस सी पी। अब देखिए ये दोनों बराबर हैं तो आप चाहे तो किसी में भी के बदले हम दूसरे को पलट सकते हैं। तो इसके बदले में इसको पलट दीजिए, मतलब दोनों एक जैसा हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 इंटू ए आर प्लस बी पी प्लस सी क्यू। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज ए आर प्लस बी पी प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। इसको मान लीजिए इक्वेशन 5। और 4 और 5 को देखिए ये दोनों आपस में बराबर और यहाँ ये इसके बराबर, तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 वी गेट। और क्या हो गया जी, जो ये प्रूफ है ये आ गया। इसको आप यहाँ लिख दीजिएगा, ए आर प्लस बी प्लस सी क्यू इक्वल टू ए क्यू प्लस बी आर प्लस सी पी इक्वल टू हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। प्रूफ हो गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी आसान है, बस ध्यान रखना है कैसे बनाना है। तो इसको देख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए बाबू इस थ्योरम को, एक्चुअली ये थ्योरम कह लीजिए क्वेश्चन के लिए एक ही बात है, कोई समस्या नहीं है ना। तो आप अगर थ्योरम के चूँकि प्रूफ डेट है तो गिवन टू प्रूफ करके ही लिख दीजिएगा और प्रूफ देख लीजिए। गिवन टू प्रूफ लिखने में कोई समस्या आपको है नहीं। दिखा देना है कि ये जो एंगल होगा ना, एंगल ए पी बी, ये दुगुना है एंगल ओ ए बी के, तभी तो एंगल ओ ए बी में 2 से मल्टीप्लाई करने पे इसके बराबर आ रहा है। तो देखिए हमको पता है कि बाहरी पॉइंट से जब टेंजेंट लाते हैं उसका लेंथ इक्वल होता है। तो लिख सकते हैं वी हैव पी ए इज इक्वल टू पी बी, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P टू सर्कल। सर्कल से बाहरी पॉइंट से डाला गया टेंजेंट है तो इक्वल होगा ही। और जब दो टेंजेंट इक्वल है और ट्रायंगल ए पी भी बन रहा है तो उसमें जब साइड इक्वल है तो सामने का एंगल इक्वल होगा, तो एंगल पी ए बी का जो वैल्यू होगा बराबर हो जाएगा एंगल पी बी ए के। अब देखिए किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है जी, 180। नाउ एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी बी ए इज इक्वल टू हो गया 180। अब एंगल ए पी बी
रहने दिया जाए, प्लस PAB और PBA दोनों बराबर हैं। हमको मतलब इस एंगल से तो इसके पास में यही एंगल तो ये तो चाहिए नहीं, तो इसको हटा दीजिए। तो PBA को हटा के PAB बनाइएगा, 2 एंगल PAB हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 2 एंगल PAB इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस एंगल APB। तो अगर आप एंगल PAB निकालना चाहते हैं तो हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 2 से तो 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल APB। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए, फिर हम जानते हैं, वी नो डैट टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये भी हमें पता है। उस कंडीशन में हम जानते हैं, कैसे लिख सकते हैं, OA इज परपेंडिकुलर टू PA, दिस इंप्लाइज एंगल OAP, इसका वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री। और एंगल OAP देखिएगा तो OAP 2 पार्ट में बटा है, एक एंगल OAB और प्लस एंगल एक ये एंगल PAB इक्वल टू कितना हो गया 90। अब देखिए थोड़ी सी जगह की कमी है तो यहाँ लिख देते हैं ऊपर में एंगल OAB, तो ठीक है छोड़ दिया जाए, एंगल OAB प्लस एंगल PAB क्वेश्चन 1 में देखिए एंगल PAB का वैल्यू है 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल APB इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। 90 कट गया तो एंगल OAB का वैल्यू हो गया, ये माइनस में रहेगा तो प्लस में 1/2 एंगल APB। तो जब APB निकालेंगे आप तो क्रॉस कर दीजिए, दिस इंप्लाइज एंगल APB इक्वल टू 2 एंगल OAB। हैंस लिख सकते हैं आप एंगल APB का वैल्यू हो गया 2 एंगल OAB। प्रूव्ड हो गया। ये काफ़ी आसान है, एक बार फिर से आप देख सकते हैं इसको, वीडियो को बैक करके। आसान क्वेश्चन है, समझ में आया होगा। तो इस तरह का ही क्वेश्चन आपके सर्कल चैप्टर से आ सकता है। इसके बाद भी अगर आप चाहें तो आप कुछ क्वेश्चंस और रिवीजन कर सकते हैं, जैसे 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे तो रिवीजन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आप रिवीजन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 रिवीजन कर सकते हैं। एक NCERT में क्वेश्चन आता है पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, उसको भी आप कर सकते हैं। देखिए वो कैसे पूछता है उसको थोड़ा समझ लीजिए। सपोज करिए कि कोई एक पैरेललोग्राम है और सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है और दिखाना है कि ये रोम्बस है। तो आपको पता है ना, पैरेललोग्राम होगा तो उस कंडीशन में उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। और आपको पता है कोई क्वाड्रिलेटरल अगर किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है उस कंडीशन में उसका अपोजिट साइड का सम इक्वल होता है। यानी AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, ये आप जानते हैं, ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए सही है। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो एक के बदले में दूसरे को बदल सकते हैं। तो AB के बदले में आप CD लिख सकते हैं, CD के बदले में आप AD लिख सकते हैं। तो उस कंडीशन में आप काम करिए, AB रहने दीजिए और CD को बदल के आप फिर AB बना सकते हैं, AD रहने दीजिए और BC को बदल के फिर आप AD बना सकते हैं। और AB 2AB इज इक्वल टू 2AD, 2 कट गया तो AB बराबर AD हो गया। अब देखिए एक पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल पहले से भी होते हैं, और जैसे ही कोई एडजेसेंट साइड आपस में इक्वल हो गया इसका मतलब कि सब साइड इक्वल हो गया। और जैसे ही किसी पैरेललोग्राम के सारे साइड्स इक्वल होते हैं क्या बन जाता है, ये रोम्बस बन जाता है। तो ये थ्योरम भी क्वेश्चन जो है वो थ्योरम के फॉर्म में NCERT में, उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 NCERT का 10.2 का क्वेश्चन नंबर 13 है जो है उसको भी आप देख सकते हैं। और एक क्वेश्चन एक्चुअली इस बार उसकी संभावना थोड़ी कम बन रही है इसलिए उसको हम बताए नहीं। एक क्वेश्चन इस तरह का होता है कि अगर कोई ट्रायंगल है सपोज करिएगा और उस ट्रायंगल का एरिया पहले से आपको दे दिया गया है, RS वर्क के एग्जाम्पल में दिया गया क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। मान लीजिए इस ट्रायंगल का एरिया दे दिया है कुछ भी, सपोज करिए 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, और कहता है ना कि एक सर्कल को ये टच कर रहा है और इसका रेडियस मान लीजिए 3 सेंटीमीटर दे दिया, कितना 3 सेंटीमीटर। और उस कंडीशन में देखिए कोई ये वैल्यू दे देगा, एक वैल्यू 10 सेंटीमीटर है ना। अगर रेडियस नहीं दिया तो रेडियस निकालने के लिए पूछेगा, साइड कोई गायब करेगा, साइड पूछेगा, मान लीजिए रेडियस ही नहीं दिया है, ये सपोज करिए दे दिया कि 6 सेंटीमीटर
और ये ऐसे ही मान के हम लिख रहे हैं ये 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और पूछेगा कि रेडियस बता दीजिए, तो आप क्या करेंगे ना, तीनों इस जहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट उसको मिला दीजिए, फिर इसको एक ज्वाइन कर लेते हैं। और उसके बाद आप देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये 3 पार्टों में बढ़ जाता है। एक एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, ये 3 पार्टों में बढ़ता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का वैल्यू आपको पहले से पता है, आपको 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। AOB निकालेंगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस की जगह पे 10 है और हाइट की जगह पे R। BOC निकालेंगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट 6 इंटू R प्लस 1/2 8 इंटू R, ये AOC का एरिया है। इसमें देखिए सब जगह पता है आपको सब वैल्यू, यहाँ रेडियस नहीं पता है तो आप रेडियस निकाल सकते हैं। मान लीजिए किसी में रेडियस दे दिया, कोई एक साइड गायब किया तो उस साइड का वैल्यू छोड़ देंगे वैसे ही, तो वहाँ से निकल जाएगा। ये क्वेश्चन संभावना इस बार थोड़ी इसकी कम है, इसलिए इसको पूरा डिटेल में नहीं बताया। आप देख सकते हैं RS वाल के एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन है इस तरह का, है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आएगा। सर्कल में इससे कुछ अलग क्वेश्चन आने वाला नहीं है। इसमें जो इसको लिखना है आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपको स्टार्ट करते हैं, आपको वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया देखिएगा बाबू। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का ये पहला क्वेश्चन। सबसे पहले तो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के बारे में आपको थोड़ा सा समझ लीजिए। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में जो भी क्वेश्चन आप बनाने जाएंगे उसके लिए पहले फार्मूला चाहिए, क्योंकि ये मेंसुरेशन चैप्टर है और मेंसुरेशन में हर काम फार्मूला से होता है। तो पहला काम आप ये सुनिश्चित कर लीजिए कि क्या आपका सारा फार्मूला आपको बिल्कुल कंठस्थ याद हो गया है, और अगर नहीं याद हुआ है तो एक बार पहले आप फार्मूला याद करिए। याद हो गया है तो एक बार रिवीजन करिए, रिवीजन भी कर लिए हैं तो एक बार बैठ के कॉपी पे एक जगह लिखिए सबको। बिल्कुल इतना कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए कि मतलब आपको कोई, आप सोए हो ना, उठाए कोई बोले, पूछे कि बताओ वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, तो आप तुरंत बताएं। इतना कंठस्थ बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अगर आप डायलेमा में रहते हैं ना तो कोन के वॉल्यूम की जगह पे आप स्फीयर का वॉल्यूम लगा दीजिएगा और फिर क्वेश्चन हो जाएगा सत्यानाश, ठीक है। तो इस कंडीशन में पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए। आपको वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से एक क्वेश्चन 4 नंबर का और एक क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाना है, ठीक है। 2 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें बिल्कुल आसान क्वेश्चन, कन्वर्जन का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक कोन को पिघलाए हैं उसका डाटा दिया रहेगा, एक स्फीयर बनाए हैं उसका रेडियस कितना होगा बता दीजिए, एक स्फीयर को पिघलाए हैं एक कोन बनाए हैं बता दीजिए, 2 कोन का वॉल्यूम को पिघला के एक स्फीयर बनाए हैं, दोनों का वॉल्यूम जोड़ देंगे। जब कोई भी चीज़ कन्वर्ट करते हैं, एक दूसरे से एक जगह से पिघला के दूसरा बनाते हैं, मेल्टिंग होती है जब एक चीज़ की, तो सब कुछ बदल जाता है, उसका वॉल्यूम कभी भी नहीं बदलता। उसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। और सारा जो भी मतलब जितना भी आप अभी तक गैस के बाद पढ़े हैं, कहीं पढ़े होंगे, सब जगह आप ये भी यही देखे होंगे कि पहला जो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा उसमें कन्वर्जन का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि यही सबसे आसान ही क्वेश्चन है। तो 2 नंबर का पूछना तो आसान पूछेगा, और जो 4 नंबर का पूछेगा उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेगा। और डिफिकल्ट इस मामले में मतलब उसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा करना होगा तो भी आसान ही। लेकिन देखिए इसमें करना क्या, कह रहे हैं कैनन बॉल है, स्फेरिकल है, उसका 28 सेंटीमीटर डायमीटर है, उसको पिघला दिए और एक राइट सर्कुलर कोन बनाए हैं, कोनिकल मोल्ड बनाए हैं, यानी कोन बनाए हैं, और उसकी डायमीटर 35 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है बताइएगा कि हाइट कितनी है। 2-3 बातों का और ख्याल रखेंगे आप। पहला तो आप फॉर्मूला याद कर लेंगे, दूसरा कि कंसेप्ट क्या कह रहा है उसको अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे, जल्दीबाजी में नहीं पढ़ेंगे। जल्दीबाजी में पढ़ेंगे ना तो हो सकता है कि कंसेप्ट पढ़ने में दिक्कत हो जाए, तो आप समझ ना पाएंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। और तीसरा काम ये करेंगे कि कैलकुलेशन जब करेंगे तो बिल्कुल आसानी से करेंगे सर। 2 चैप्टर स्टैटिक्स और वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, जितना आसान बनाने में लगता है उतना ही डिफिकल्ट उसको सही बनाने में है वो चैप्टर, ठीक है। जब बनाने जाते हैं आप लगता है बहुत आसान है, बनाते बनाते गए मल्टीप्लाई गलती कर दिए, हाँ 6 7 लिखने गए तो पता चला कि 52 लिख दिए, ठीक है। तो ये भी होता है प्रेशर एग्जाम का, तो उसका बिल्कुल थोड़ा सा ख्याल रखेंगे। यहाँ देख लीजिए जो डाटा दिया रहता है ना, सॉल्यूशन जब करते हैं तो आप डाटा को लिख लेते हैं। और डाटा को लिखते वक्त क्या लिखें, देखिए तो डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बॉल कितना है, तो 28 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल कितना हो जाएगा जी, तो 14 सेंटीमीटर। अब देखिए डायमीटर ऑफ कोनिकल मोल्ड 35 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर रेडियस ऑफ
कोनिकल मोल्ड, ये कितना हो जाएगा जी 35/2 सेंटीमीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या नाउ लगा कर लिख सकते हैं आप, दोनों का वॉल्यूम आपस में इक्वल होगा ना। अच्छा, जो निकालना है उसको आप मान भी सकते हैं, नहीं मानेंगे तो जो है उसको छोड़ दीजिए उतना ही। हाइट है तो हाइट एच लिखते हैं ऐसे ही, तो उतना ही छोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए वॉल्यूम आप जब लिखेंगे स्फीयर का तो होता है 4/3 पाई आर क्यू, और आर की जगह पे 28 का होल क्यूब इज इक्वल टू, कोण है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो आर के जगह पे 35/2 का होल स्क्वायर इंटू क्या हो गया जी एच। और कैलकुलेट करना आना चाहिए, क्लास 10th के स्टूडेंट हैं आप। यहाँ देख लीजिए 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया जी। अब इसके बाद जो है मल्टीप्लाई के क्रॉस करके सॉल्व कर लीजिएगा, एस के वैल्यू जो आएगा वही आपका क्या हो गया जी आंसर हो गया। तो कन्वर्जन में इस तरह का कुछ भी पूछ सकता है, आप जितना मन को उतना रिवीजन कर लीजिए। इसमें इसके बाद हम कोई क्वेश्चन बताने वाले नहीं है, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट यही आएगा ये कहना थोड़ा मुश्किल काम है। और 3 नंबर वाले में कुछ क्वेश्चन से एग्जैक्ट बता रहे हैं आप, वो आता है। इसमें आप जो भी है RS में ज़्यादा क्वेश्चन NCERT में कम है, तो RS से आप रिवीजन कर लीजिए, वहाँ से आपको फायदा हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं, देखिएगा इस क्वेश्चन के बाबू कह रहा है एक टॉय है, और टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। एक हेमिस्फीयर के ऊपर में एक कोन है। देखिए माउंटेड ऑन और माउंटेड बाई 2 वर्ड होते हैं। माउंटेड ऑन के पहले जो होता है उसके बाद वाले के ऊपर होता है। जैसे मतलब कोन की बात कर रहे हैं तो कहेंगे अ कोन इज माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, और पहले अगर बात करते हैं हेमिस्फीयर के तो कहेंगे अ हेमिस्फीयर इज माउंटेड बाई अ कोन। ठीक है, तो अब यहाँ पे कह रहा है कोन जो हेमिस्फीयर के ऊपर में है, रेडियस है 3.5। देखिए एक फिगर के ऊपर जब दूसरा फिगर बनता है तो रेडियस दोनों का सेम होता है, सरफेस सेम होता है। टोटल हाइट इसकी 15.5 है। देखिए जितनी रेडियस हेमिस्फीयर की उतनी ही हाइट। एक्चुअली रेडियस से ही मतलब होता है, हेमिस्फीयर में हाइट से कोई यूज होता नहीं, लेकिन जब फिगर बनता है तो वहाँ हाइट का इस्तेमाल करना पड़ता है, फार्मूला में कहीं इस्तेमाल नहीं होता। देखिए एक यहाँ पे कोई पॉइंट लें बिल्कुल नीचे, और जब इसको मिलाएंगे आप तो ये जो रेडियस हुआ वही हाइट का काम करे हेमिस्फीयर का, तो इसका हाइट भी हो जाएगा 3.5। तो देखिए ध्यान से ये 3.5, ये पूरा 15.5, तो ये हाइट हो गया 12 सेंटीमीटर। कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। इस टॉय को देखेंगे तो क्या दिखेगा आपको, देखिए नीचे से देखेंगे तो आपको एक हेमिस्फीयर दिखेगा, ऊपर से देखेंगे तो एक कोन दिखेगा। तो आपको हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया और कोन का सरफेस एरिया दोनों को जोड़ देना है, TS से निकल जाएगा इस टॉय का। यानी आपको देखिए सॉल्यूशन में क्या क्या मिला आपको मिला है हाइट ऑफ टॉय। मेंसुरेशन के क्वेश्चन में डाटा बहुत जरूरी होता है लिखना, हाइट ऑफ टॉय। फिर देखिए रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, और ये बराबर है इज इक्वल टू हाइट ऑफ हेमिस्फीयर। सब बराबर है आपस में, हाइट ऑफ हेमिस्फीयर और ये सब मिला के बराबर हो जाएगा किसके जी, तो बराबर होगा 3.5 सेंटीमीटर के। देयरफॉर अगर आप चाहें कि हाइट ऑफ कोन निकालना है, हाइट ऑफ कोन तो हो जाएगा 15.5 माइनस 3.5 यानी हो गया 12 सेंटीमीटर। नाउ आपको क्या चाहिए, तो चाहिए आपको TSA ऑफ टॉय। TSA ऑफ टॉय के लिए आपको देखिए CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन और प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। और CSA ऑफ कोन का वैल्यू देखिए पाई R और L चाहिए L। अब L नहीं पता आपको तो L के लिए क्या चाहिए, L का एक फार्मूला होता है याद करिए, √h² प्लस r² प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr²। पाई आर कॉमन है बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ देखिए इसमें बचा √h की जगह पे आपको h का वैल्यू पता है 12 का स्क्वायर प्लस r की जगह पे 3.5 का होल स्क्वायर प्लस इस सब में से 2π पाई आर बाहर निकल गया है तो यहाँ बचा 2r, की जगह पे 3.5। और डाटा अगर रखना है तो आप यहाँ भी रख सकते हैं पाई इंटू 3.5। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा, पाई का वैल्यू रख के जो आएगा वही आपका क्या होगा जी TSA ऑफ कोन का वैल्यू। आसान क्वेश्चन है। देखिए TSA भले ही कह रहा है लेकिन इस फिगर टैग का TSA निकालने के लिए आपको हेमिस्फीयर का CSA और कोन का CSA जोड़ना पड़ेगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये आ सकता है, देख लीजिए इसको फिर आगे बताते हैं। देखिए कह रहा था एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका साइड है 7 सेंटीमीटर
अब इसके बाहर ऊपर से एक हेमिस्फीयर रखा गया है, कह रहा है कि बताइएगा उस हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा डायमीटर कितना हो सकता है, और फिर कह रहा है कि बताइएगा उसका सरफेस एरिया उस सॉलिड का कितना होगा। देखिए एक्चुअली होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये क्यूबिकल ब्लॉक है ना, अब इसके ऊपर आपको एक हेमिस्फीयर रखना है। अब हेमिस्फीयर कैसे लाएं, पकड़ाओगे जी? ये रखा हुआ था देख लीजिए, ये हेमिस्फीयर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप, ठीक है। एक्चुअली ऐसे है, ये फिगर है, ठीक है। अब कह रहा है कि एक ये क्यूबिकल मान लीजिए, क्यूबिकल भी नहीं है भाई, ये क्यूबॉइडल है। अब क्यूबिकल कोई चीज़ है नहीं मेरे पास, ठीक है। तो अब इसके ऊपर ऐसे रख रहे हैं, तो उस कंडीशन में, वो भी तो ऐसा ही है, छोड़ दो। उस कंडीशन में कह रहा है कि ये कितना, देखो अभी तो छोटा है ना, अभी छोटा दिख रहा है आपको, कितना बड़ा इसको कर सकते हैं आप कि ये बड़ा से बड़ा हो, और ऐसा हो कि टच करते हुए जाए, बड़ा इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। उस कंडीशन में क्या होगा, बहुत होगा तो ये ऐसे होगा, ऐसे घूमते घूमते जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि जो बना है ना, कैसा सरफेस बना है बताना, ये जो बना है इसका मैक्सिमम डायमीटर कितना हो सकता है, ये जो हेमिस्फीयर इसका बड़ा से बड़ा कितना डायमीटर हो सकता है, और फिर कह रहा है बताइएगा कि जो फिगर बन रहा है इसका सरफेस एरिया कितना। तो देखिए बड़ा से बड़ा खूब होगा तो यही होगा ना कि इसको इस कॉर्नर को इस कॉर्नर को इस कॉर्नर को टच करते हुए जाए, यानी इसके साइड के बराबर होगा, एज के बराबर होगा, यानी मैक्सिमम डायमीटर जो होगा ना। सॉल्यूशन में देखिए, साइड अब क्यूबिकल ब्लॉक कितना दिया है, क्यूबिकल ब्लॉक ये दिया है 7 सेंटीमीटर। देयरफॉर मैक्सिमम डायमीटर जो होगा ना, मैक्सिमम डायमीटर अब हेमिस्फीयर ये हो जाएगा उसके साइड के बराबर, यानी हो सकता है 7 सेंटीमीटर के बराबर। और जब ये 7 सेंटीमीटर हो गया तो रेडियस कितना होगा, देयरफॉर रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर ये जो होगा ये हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। अब देखिए जो फिगर बन रहा है उस फिगर क्या बोला है, नाउ सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, देखिए क्या बन रहा है। अगर ये क्यूबिकल ब्लॉक है तो इसके सारे सरफेस का एरिया निकलेगा तो 6a² होता है, तो 6 × a की जगह पे 7/2 का होल स्क्वायर। फिर देखिए ये हेमिस्फीयर है तो उसका सरफेस एरिया ऊपर से कितना दिखेगा, तो 2πr² सरफेस एरिया सी से, तो प्लस कर दीजिए 2πr की जगह पे, तो वही 7/2 का होल स्क्वायर। फिर देखिए ये जो जब इस पे रख रहे हैं तो इसके 6 पार्ट तो दिख नहीं रहा है क्यूब के, इसका ये जब रख रहे हैं तो इसका जो नीचे का एरिया है, जो बेस है वो ढक जा रहा है। तो जो ढकेगा उसको हटाइए, वो तो इस पार्ट में दिख नहीं रहा है, तो हटाएंगे तो कितना हटाएंगे, जितना इसका बेस होगा। इसका बेस कैसा होता है, सर्कुलर है, तो वही सर्कल का पार्ट हटाना है, यानी आपको इसमें से हटा देना है कितना, πr², यानी 7/2 का होल स्क्वायर आपको हटा देना है। तो देख लीजिए 6 × 7/2 का होल स्क्वायर और प्लस 2πr² में से एक πr² घट गया तो πr² इतना बचा। अब पाई का 22/7 रख के सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, आगे बताते हैं, इसको लिख लीजिए तब तक। देखिएगा इस क्वेश्चन का बाबू, कह रहा है कि फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। एक सॉलिड सिलेंडर है, इस तरह का एक सिलेंडर है जिसकी हाइट है 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर। जब डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर होगा तो रेडियस 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेम हाइट और सेम रेडियस का एक कोन काट लिया गया, तो ऐसे कोनिकल कैविटी में गड्ढा होता है, कोनिकल कैविटी काट के निकाल ली गई, तो यही ना बचेगा जी, ये शेप बचेगा, गड्ढा हो जाएगा अंदर में। तो कह रहा है बताइएगा जो सॉलिड बन रहा है उसका TSA कितना होगा। जो सॉलिड बनेगा उसमें क्या दिखेगा, देखिए बाहर से देखेंगे तो ऐसे सिलेंडर दिखेगा, ऊपर से देखेंगे तो एक कोनिकल गड्ढा दिखेगा, और सॉलिड है तो नीचे का ये हिस्सा तो होगा ही होगा। तो उस कंडीशन में पता है, आप जो डाटा है लिख लीजिए, सिंपल सी बात है। रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर 0.7 हो गया, हाइट ऑफ कोन इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर 2.4। हम सिंपल सा लिख देते हैं इसमें, TSA ऑफ सॉलिड जो होगा ना कितना होगा, देखिए CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ
सिलेंडर प्लस बेस ऑफ सिलेंडर, यही होगा। CSF कोण मतलब पाई आर एल, पाई का वैल्यू जानते हैं आप, आर का वैल्यू पता है, और एल रेडियस और हाइट पता है तो एल निकाल सकते हैं आप, पहले निकाल लीजिएगा। प्लस CSF सिलेंडर 2 पाई आर एच, डाटा पता है आपको, और बेस ऑफ सिलेंडर एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर लिख लीजिए तो समझ में आएगा, पाई आर स्क्वायर, और इसका डाटा भी आपको पता है, रख के कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन ये भी बढ़िया है, इसको भी बना लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा इस क्वेश्चन का बाबू, कह रहा 20 मीटर डीप वेल विथ डायमीटर 7 मीटर इज डग आउट एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग, उससे जो मिट्टी निकल के आती है ना, एक कुआं खोदा जाता है जो 20 मीटर गहराई का है, उसका डायमीटर 7 मीटर है, उससे जो मिट्टी निकलती है उस मिट्टी को फैला करके कि एक बनाते हैं एम्बैंकमेंट। एक्चुअली देखिए ऐसे सिलेंड्रिकल कुआं होगा आपका, इससे मिट्टी खोदते हैं और ऐसा एक बनाते हैं एम्बैंकमेंट, मतलब चबूतरा बनाते हैं, जिसकी लंबाई है 22 मीटर और चौड़ाई है 14 मीटर। पूछ रहा है कितनी हाइट होगी, तो देखिए इसका जो डायमीटर है 7 है तो रेडियस हो जाएगा 7/2 मीटर, हाइट दी गई है यानी डेप्थ दी गई है 20 मीटर, तो आप डाटा लिख लेंगे, हाइट ऑफ डेप्थ ऑफ वेल 20 मीटर, डायमीटर ऑफ वेल 7 मीटर, देयरफॉर रेडियस ऑफ वेल 7/2 मीटर, लेंथ ऑफ एम्बैंकमेंट, ब्रेथ ऑफ एम्बैंकमेंट, इतना लिख लेंगे। अब मान लेंगे सॉल्यूशन करेंगे तो इतना सब डाटा आप लिख लीजिएगा, डाटा लिखने के लिए उतना कोई दिक्कत नहीं है आपको। आप ये एक चीज़ मान लीजिएगा, लेट द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट बी h मीटर। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो मिट्टी खोदेंगे वो मिट्टी जो निकलेगी उसी से एम्बैंकमेंट बना रहे हैं, तो दोनों का वॉल्यूम आपस में क्या हो जाएगा जी, इक्वल, यानी वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, जो मिट्टी खोद के निकाली गई, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। अब जो मिट्टी खोद के निकाली गई वो सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर, पाई आर स्क्वायर यानी 7/2 का होल स्क्वायर इंटू एच यानी 20 इज इक्वल टू, ये है क्यूबॉइड LBH 20 इंटू 14 इंटू एच, कैलकुलेट कर लीजिए यहाँ से एच जो निकलेगा वही आंसर हो गया। क्वेश्चन ये भी बढ़िया है। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का लास्ट क्वेश्चन एक और बताएंगे आपको, इसके बाद बताएंगे आपको कंस्ट्रक्शन एंड हाइट एंड डिस्टेंस। देखिएगा इस क्वेश्चन को बाबू, कह रहा वाटर इन ए कैनल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप, एक कैनल है जिसकी जो चौड़ाई है वो 6 मीटर है और जो गहराई है, अब गहराई इसमें दिखा नहीं सकते वो समझ लीजिए कि 1.5 मीटर है, यानी B का वैल्यू दिया है आपको 6 मीटर और H का वैल्यू दिया है आपको 1.5 मीटर। और फिर बोला है स्पीड ऑफ वाटर जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर है, स्पीड जो है 10 किलोमीटर पर आवर है। कह रहा है कि इस कैनल से एक खेत सटा हुआ खेत है, इस खेत में पानी बहाया जा रहा है और मान लीजिए खेत में ऐसा स्थिति है ना कि पानी जाएगा तो पानी जो सोखता है ना खेत वो नहीं सोखेगा, 30 मिनट तक पानी बहाया जा रहा है, कितना देर तक, 30 मिनट तक, और पानी 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर चाहिए, यानी उसमें जो पानी जमना चाहिए वो कितना चाहिए, जमना चाहिए जी 8 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि बताइए कितना एरिया इरिगेट करेगा, यानी ये जो खेत का एरिया होगा ना वो बताना है कितना एरिया होगा। पता है यहाँ कॉन्सेप्ट क्या लगता है, इस खेत से पानी बहाइए, इसमें लेके जाइए, इससे बहने वाला पानी और इसमें आने वाला पानी दोनों का वॉल्यूम आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्वेश्चन बन गया। करना आपको क्या है वो देखिए, इससे कितना पानी बहेगा, तो ये क्यूबॉइड का शेप है, B पता है, H पता है, ये जो स्पीड है ना ये L है, ये बता रहा है कि ये जो इस कैनल से जो पानी जाएगा 1 घंटे में इस पानी द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर, यानी 10 किलोमीटर लंबा कैनल ये बनाएगा। उस कंडीशन में देखिएगा सॉल्यूशन में क्या करते हैं, वी हैव डेप्थ ऑफ कैनल 1.5 मीटर, ब्रेथ ऑफ कैनल 6 मीटर, स्पीड ऑफ वाटर ये दिया है आपको
10 किलोमीटर पर आवर। अब इस स्पीड को ना आप मीटर पर मिनट में निकाल लीजिए, क्योंकि टाइम आपको मिनट में दिया है और मीटर में निकालने के लिए, किलोमीटर को मीटर में निकालने के लिए आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं बाई 1 आवर को मिनट में निकालने के लिए आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 60 करेंगे तो 60 हो जाएगा। ये हो गया मीटर पर मिनट। अब काट लीजिए, जो ये 0 ये 3 तो ये हो गया 500, यानी 500/3 मीटर पर मिनट। ये यानी 1 मिनट में इसका जो कैनल है, इसके पानी के द्वारा कितना बड़ा कैनल बनाया जाएगा जी, यानी 500/3 मीटर का कैनल बनेगा। अब देख लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा हाइट नहीं पता, सॉरी एरिया नहीं पता, तो मान लीजिए लेट द इरिगेटेड एरिया बी ए मीटर स्क्वायर। अब देख लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ वाटर that flows from canal in 30 minutes is equal to volume of water in field। अब देखिए खेत से जो पानी बहेगा कितना बहेगा, तो खेत किस शेप में है, क्यूबॉइड के, मतलब सॉरी कैनल किस शेप में है, कैनल से जो पानी बहेगा किस शेप में है, तो ये कैनल जो है क्यूबॉइड के शेप में है। तो L × B × H, यहाँ L का काम है स्पीड करेगा, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं। देख लीजिए L की जगह पे आपके पास है 500/3, L × B के जगह पे लिखे हैं 6, H के जगह पे 1.5। ये है 1 मिनट में बहने वाला पानी, लेकिन पानी बह कितना देर रहा है जी, 30 मिनट, तो इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इतना पानी बह रहा है। अब जा कहाँ रहा है, तो खेत में, और खेत का वॉल्यूम तो एरिया × हाइट करते हैं तो वॉल्यूम हो जाता है। तो एरिया को हम ए माने हैं और हाइट नहीं पता तो 8, और 8 क्या है, ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में चेंज करिएगा तो 100 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, जो ए आएगा वही आपका एरिया हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन आपको, ये आसान क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए। इस तरह का और भी क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितने तरह के क्वेश्चंस आपको वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया बताए हैं, लगभग इसी तरह के क्वेश्चंस, या तो ये एग्जैक्ट एक्चुअली क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आता है, इसलिए सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आपको बताए हैं। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो एग्जैक्ट इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आपकी बुक में, पेपर में दिखेगा, ये कन्फर्म है। ये आप देख के आइए, फिर हमको फीडबैक बताइए कि मतलब मेरा बताना कितना फ़ायदेमंद आपके लिए रहा। तो इसमें आप वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में हमको नहीं लगता है कि कोई चीज़ बताने वाला है, ठीक है। अब रहा 2 चैप्टर, कंस्ट्रक्शन और हाइट एंड डिस्टेंस। तो देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का बात ये है कि हाइट एंड डिस्टेंस ऑलरेडी हम पहले से आपको पढ़ा चुके हैं। उसका लिंक जो है हम आपके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, वहाँ से आप पढ़ लीजिए। 16 क्वेश्चन पढ़ने हैं, उन 16 में से जो है उसमें से भी आपको बता देते हैं कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ लीजिए, या तो 16 पढ़ लीजिए डिस्क्रिप्शन में से देख के लिंक लेके। जो पढ़ने लायक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, उसमें से देखिए एक्सरसाइज 9.1 में से क्या क्या आ सकता है, हाइट एंड डिस्टेंस में से क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लीजिएगा, 10 पढ़ लीजिएगा, 13 पढ़ लीजिएगा, 12 पढ़ लीजिएगा, 13 पढ़ लीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इतना पढ़ लीजिएगा तो इसी में से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। और अगर 16 पढ़ लेते, 16 याद हो जाता है, तब तो सोने पे सुहागा, कोई समस्या ही नहीं है मुझे। और कंस्ट्रक्शन चैप्टर यहाँ पढ़ा पाना पॉसिबल नहीं है, हम पढ़ाए भी नहीं है उस पर, और यहाँ पढ़ाना मुश्किल है। अगर पढ़ाएंगे तो जो स्केल लेके खींचेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। और एक समस्या है कि डिजिटल बोर्ड नहीं है हम लोग के पास, तो वो थोड़ा बता पाना दिक्कत है। वैसे आपको अगर क्लासरूम में मेरे साथ पढ़े हैं तो ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं तो इसका एक थोड़ा सा आपको सुविधा हम दे रहे हैं, अपना नंबर हम आपको लिंक में दे रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन का नहीं आ रहा है तो मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, और कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, ये बताइएगा ज़रूर, और उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके विथ टोटल डिटेल्ड कि कैसे बना है, क्या है उसमें, आपको समझा के हम व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, ठीक है। आप हमको भेज सकते हैं, आपको बना के हम भेज देंगे। कंस्ट्रक्शन में कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है, तो कंस्ट्रक्शन में आपको 7 क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ जान जाइएगा, ट्रायंगल वाला कंस्ट्रक्शन डिलीट हो गया आपके सिलेबस से, लेकिन वो जो लाइन खींच के और कहता है कि इंटरनली इस रेशियो में बांटिए, वो कंस्ट्रक्शन आप में आएगा, ठीक है। तो उसको आप रिवीजन कर लेंगे, तो इसका एक क्वेश्चन,
और जो आपका सर्कल वाला कंस्ट्रक्शन का एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज में से आपको बता देते हैं एक्सरसाइज, उस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा, 5 देख लीजिएगा और 6 देख लीजिएगा। इन चारों क्वेश्चंस में से ही कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। यानी मात्र 5 क्वेश्चन अगर आप देख के जाते हैं कंस्ट्रक्शन में, एक किसी लाइन सेगमेंट, किसी लेंथ का दिया गया लाइन सेगमेंट, उसको किसी रेशियो में बांटना, ये और इन चारों में से कोई एक, तो कंफर्म है कि इन 5 में से कोई एक क्वेश्चन आएगा। अगर इसके बाद भी इस वीडियो के पहले भी 2 वीडियो बनाए हुए हैं, अगर आप देखें हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखें तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें देख लीजिए। और इतने के बाद भी अगर आपको लगता है कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप नहीं बना पा रहे हैं, तो नंबर बोल ही दिए हैं कि डाल रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप हमसे पूछिए बेझिझक। और आशा करते हैं कि इन वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। अगर फ़ायदा हुआ है तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पुराने हैं तो ठीक है, ऐसे ही जुड़े रहिए, आगे भी आपको फ़ायदा होगा। और आगे भी बहुत सारी चीज़ें नए लेके आने वाले हैं। एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें 9th 10th 11th 12th सबका थ्रू आउट डिटेल जितना भी एक्सरसाइज है, टोटल क्वेश्चंस बनाएंगे हम उसमें, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम बताएंगे आगे क्या है। फिलहाल आप अपनी पढ़ाई करिए, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और अच्छे से करके आइए। कल आइए तो थोड़ा सा अगर अच्छा जाता है एग्ज़ाम तो एक बार ज़रूर बताइए हमें भी कि कैसा जा रहा है। आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो पे कि आपका कैसा एग्ज़ाम गया, मेरे बताने से कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, है ना। पॉजिटिव निगेटिव जैसा कमेंट आप कर सकते हैं, करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप कमेंट करते हैं तो हमें लगता है कि जैसे हमारे 4 घंटे 5 घंटे किए गए काम का मेहनताना मिल गया, ठीक है, ऐसा ही लगता है। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर आगे कोई नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।